So hello students, welcome back. So this lecture will be initiating the discussion of a very important chapter of class 10th physics जिसका नाम है electricity. Now electricity is one of the most convenient forms of energy which are available in this today's modern lifestyle. चाहे हाउसहोल्ड के अप्लाइंसेस हों, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूसेज के अप्लाइंसेस हों, इनफैक्ट देयर इज नाउ इलेक्ट्रिक कार्स ऑल्सो विच आर अवेलेबल. इन सब जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मैसिव यूसेज, है ना, इन एवरीडे लाइफ. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से बनी हुई है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, इन सारी बेसिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ऑल द बेसिक कंसेप्ट दैट आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी would be discussed in this chapter, and this chapter is divided into three major parts. So if I list down all the topics जो कि इन तीन parts में divided हैं, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चार्जेस के बारे में. You all understand what is the meaning of charges. A negative charge and a positive charge, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने. So what exactly is a negative charge, what exactly is a positive charge, and what is the difference between a charge and its flow, which is known as electricity. Flow of charge is known as electricity. तो इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में, जहाँ पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कुछ कंसेप्ट्स में. तो व्हाट वुड बी दोस कंसेप्ट्स? सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, फिर पढ़ेंगे हाउ टू मेजर चार्जेस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. उसके बाद वील बी मूविंग टुवर्ड्स कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ इज अ लॉ विच स्टेट्स कि अगर दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा. ये जो फोर्सेज हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, वो किन फैक्टर्स पे बेस्ड हैं, दैट विल बी स्टडिंग अंडर कूलम्स लॉ. देन वी मूविंग फॉरवर्ड एंड विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स. जब दो पोजीशंस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज दैट हैपेंस, एंड दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. तो उसके बाद you can see that there will be an introduction to the concept of current, and then we'll be studying at last in part 1 about Ohm's law. And Ohm's law is a theorem which relates, it's a concept that relates the potential difference, the current and the resistance of a conductor. So V, which is the potential difference, I, which is the current, and R, which is the resistance of a particular conductor, इन तीनों फैक्टर्स को रिलेट करने वाला जो लॉ है उसको हम कहते हैं ओम्स लॉ. सो दैट वुड बी पार्ट 1. इन पार्ट 2 वी विल बी स्टडिंग अबाउट रेजिस्टेंस. तो ओम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. उस रेजिस्टेंस के बारे में विल डिस्कस मोर इन पार्ट 2, जहाँ पे हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय रेजिस्टेंस बीइंग इन पैरेलल और इन सीरीज, और सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो किसी सर्किट का, उसे हम पढ़ेंगे इन द पार्ट 2. And the last part will be moving towards electric power या the heating effect of current. So that would be much more theoretical. So let us start with part 1. ये जो part 1 है, इसके अंदर we'll be taking around 2 to 3 lectures. जहाँ पे we'll be covering all these basic concepts that are related to charge and electricity. Now let us move to the first topic, and that would be charges. Now what exactly is a charge? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे जाओ तो अगर आप किसी भी एटम को देखो, सो एटम में देयर इज अ न्यूक्लियस, एंड इस न्यूक्लियस के अंदर यू हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन्स एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन. और आपको मालूम होगा जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं. तो प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज, और उनके चारों तरफ, है ना, ऑर्बिटल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वी वुड नॉट बी गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एक एटम के अंदर, है ना, देयर इज अ न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड देन इन ऑर्बिटल्स देयर आर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग. नाउ जनरली एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है. उसका रीज़न है कि मान लेते हैं अगर मेरा न्यूक्लियस है ना, थोड़ी देर के लिए न्यूट्रॉन्स को आउट ऑफ पिक्चर रखते हैं. अगर मेरे न्यूक्लियस में, दिस इज द न्यूक्लियस सपोज, देयर आर, एंड दीज आर द ऑर्बिटल्स अराउंड इट. तो सपोज मेरे न्यूक्लियस के अंदर देयर आर 5 प्रोटॉन्स. There are 5 protons, मतलब there is net 5 positive charge, क्योंकि protons are positively charged subatomic particles. तो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि एक एटम एक न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल मैटर होता है, तो इसलिए उसके चारों तरफ, है ना, ऑर्बिट्स में क्या घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, है ना. जैसे मैंने कहा वी विल नॉट बी डिस्कसिंग टू मच अबाउट ऑर्बिटल्स बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, बट यू कैन सी देयर आर 5 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, and to balance there are a total of 5 electrons that are revolving around in the orbitals. इसका मतलब
अगर मैं सिर्फ एक शेल से डिनोशन करना चाहूँ तो आई कैन वेरी वेल सी दैट टू बैलेंस द 5 पॉजिटिव चार्ज दैट इज देयर इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब अगर किसी तरीके से, है ना, किसी तरीके से, वो तरीका क्या क्या हो सकता है? तो सबसे प्राइमरी तरीका हो सकता है फ्रिक्शन। मैं दो चीज़ों को आपस में रगड़ूं, सो फ्रिक्शन के कारण इट माइट बी पॉसिबल दैट वन ऑफ द मैटर वुड लूज या वन ऑफ द एटम्स वुड लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी तरीके से मैं इफ आई एम एबल टू स्ट्राइक आउट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सपोज इस मैटर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा? है मेटल की बात करते हैं, मान लो ये मेटल है M, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी स्टार्टिंग में क्या था? दिस वाज अ न्यूट्रल मेटल, अ न्यूट्रल एटम। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो व्हाट वुड हैपन? व्हाट वुड द नेट चार्ज बी? कंसिडरिंग दैट इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास अंदर उस एटम के अंदर +5 चार्ज हो जाएगा और बाहर सिर्फ -4 होगा। इसका मतलब दैट मेटल वुड हैव अ इफेक्टिव चार्ज ऑफ +1। दैट मेटल वुड हैव अ इफेक्टिव चार्ज ऑफ +1। अब ये समझने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज गया है बाहर, पॉजिटिव चार्ज नहीं आया मेटल के पास, उस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डेफिशिएंसी हुई है ना, वापस बोल रहा हूं ये वर्ड, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है किसी एटम में से। और जैसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो जो न्यूट्रल स्टेट था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो डिसबैलेंस हुआ, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, इसलिए वी वुड से दैट दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज आयन कहते हैं वैसे तो, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज एटम, दिस इज हाउ वी कैन से, और अ पॉजिटिव चार्ज मैटर। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब जो चार्ज है वो इफेक्टिवली क्या है? सो इफ आई रीड आउट फ्रॉम द बुक, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, that a charge is a physical entity, है ना, a charge is a physical entity which is defined by excess or deficiency of electron on a body। इसका मतलब अगर deficiency हो गई electrons की, जैसे मैंने ये जो example लिया, there is a deficiency of electrons on a body, therefore there is a net positive charge that has come। और मान लो ये electron जो निकला है वो जाकर किसी और atom में absorb हो जाए, तो वहां पे number of negative charge ज्यादा हो जाएंगे, है ना, एक्सेस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का, तो मतलब वो जो बॉडी होगी दैट वुड बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो अब से हम एटम्स की बात में करके बॉडीज की बात करेंगे कि कोई अगर बॉडी में, है ना, व्हाट कैन यू से, व्हेन इज अ बॉडी पॉजिटिव चार्ज? अ बॉडी वुड बी सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। एंड व्हेन वुड बी देयर बी अ नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी? इफ देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर देयर इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, एक्सेस हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। नाउ देयर आर समथिंग दैट यू नीड टू नो जस्ट एज अ फैक्ट, एंड दैट वाज कि चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो 1 मार्कर्स आते हैं कि हु डिस्कवर्ड चार्ज, तो चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। लेटर डाउन द लाइन, है ना, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसने इन चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम से वो नहीं पुकारता था, इट वॉज रेटेड व्हेन कूलम केम इनटू पिक्चर, तो कूलम के ही नाम के ऊपर एसआई यूनिट ऑफ चार्ज दी गई है, दैट इज कूलम्स। नाउ जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी पे चार्ज आता कैसे है, हाउ व्हाट इज द वे बाय विच अ बॉडी कैन बिकम चार्ज्ड, तो व्हाट वाज द फर्स्ट प्राइमरी तरीका था? सबसे जो पहला प्राइमरी तरीका है कि किसी बॉडी को मैं चार्ज कर सकता हूं, दैट इज बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो द फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ फ्रिक्शन, जो कि सबसे कॉमन तरीका है ना। व्हाट आर वी डिस्कसिंग? द वेरियस मेथड्स बाय व्हिच अ पर्टिकुलर बॉडी कैन बी चार्ज्ड, या उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स कम हो सकते हैं। सो अगर मैं फ्रिक्शन करूंगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यू वुड सी इफ टू सुटेबल ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, वन ऑफ देम वुड लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, एंड द वन दैट वुड बी गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो दैट वुड बी द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, है ना। पहले एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं सारे मेथड। द सेकंड मेथड इज द मेथड ऑफ कंडक्शन, है ना। दूसरा क्या मेथड है? कंडक्शन का। यहां पे आप देखोगे कि अगर दो बॉडीज हैं और उनके बीच में मैं फिजिकल कॉन्टैक्ट कर दूं, है ना, इफ देयर आर टू बॉडीज आउट ऑफ विच वन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो दूसरी बॉडी भी है कंडक्शन के प्रोसेस के कारण उसमें भी चार्ज आ जाएगा। And the third process is known as induction, है ना। The third process is known as induction, जहां पे आप देखोगे without the physical contact, without the physical contact between two bodies, one of the bodies being charged will make the second body also
चार्ज बॉडी बना देगा, चार्जिंग विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो लेट अस नाउ डिस्कस द फर्स्ट सिनेरियो, है ना। द फर्स्ट सिनेरियो इज मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो लिखें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रबिंग ऑफ टू सुटेबल मैटर्स in suitable conditions. You can see on your screen, electricity produced due to rubbing of two suitable matters in suitable conditions is known as frictional electricity या frictional charge। क्योंकि उस फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक बॉडी में से हट चुके होंगे, है ना। यू वुड हैव नॉक्ड ऑफ some of the electrons from one of the body and the second body would have gained electron to become negative charge। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, और उसमें क्या होता है कि they'll ask you those two suitable objects that are being rubbed। So make a table। ये जो टेबल मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, दिस इज अ टेबल विच इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस। इसके ऊपर बहुत 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। एंड व्हाट इज द टेबल? लिखें लिस्ट ऑफ पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स, है ना, चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो लिस्ट है ना, वो टेबल को जिस तरह से बनाना, पहले बनाना कॉलम जिसमें पॉजिटिव चार्ज लिखना, एंड दूसरा एक टेबल बनाना जिसमें आप लिखना नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नाउ सबसे पहला एग्जांपल है, एंड दैट इज ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क। तो ये एग्जांपल क्या स्टेट करता है कि मान लो इफ आई हैव अ ग्लास रॉड, और मेरे पास सिल्क का कपड़ा है, एंड मैं उस सिल्क के कपड़े से उस ग्लास रॉड को रब करना शुरू कर दूं, है ना, तो क्या होगा? जो ग्लास रॉड होगा दैट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है? जो ग्लास रॉड है उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स नॉक ऑफ हो गए, हट गए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हट गए, याद रखना प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं, वो कहीं नहीं जाते, ना वो कहीं जाते ना वो कहीं आते हैं। इट इज द इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो इसका मतलब जो ग्लास रॉड होगा दैट वुड गिव इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स नॉक ऑफ हो जाएंगे और किस में चले जाएंगे? सिल्क में चले जाएंगे। Therefore silk would become negative charge while the glass rod would become what? Positive charge। ये जो मैं कॉम्बोज लिख रहा हूं, these are combos to be remembered। मैंने बार बार जहां जहां मैं बोलूंगा पॉइंटर्स टू बी रिमेंबर्ड, उनको अपने नोट्स में जरूर लिखना, बिकॉज दीज आर समथिंग दैट आर बीइंग आस्क्ड ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। द सेकंड कॉम्बिनेशन इज वुलन क्लॉथ और फर being rubbed against ebonite rod, being rubbed against ebonite rod। Third is woolen cloth which is rubbed against plastic, and the fourth is dry hair, है ना। अगर ड्राई हेयर में आप प्लास्टिक कोम चलाओ तो सेम इफेक्ट वुड बी जनरेटेड, है ना। अगर हेयर में प्लास्टिक कोम चलाओगे तो यू वुड सी that your hairs will become charged, your hair will become charged, and what is the kind of charge that will get? You will get the hairs will become positive charge and the plastic comb जिससे आप कोम कर रहे होगे that will become negative charge। तो ये जो चार कॉम्बिनेशन है that are something to be remembered, है ना। देखो वुलन क्लॉथ या फर होता है, उसे एबोनॉइड रॉड के साथ या फिर प्लास्टिक के साथ रब करोगे तो आपको याद रहना चाहिए कि वुलन जो है would always lose electrons, therefore it would become positive charge, है ना। जबकि जो एबोनॉइड रॉड होगा या प्लास्टिक होगा दैट वुड गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट बिकम नेगेटिव चार्ज। जबकि अगर ग्लास रॉड और सिल्क की बात करेंगे तो आपको यहां तक याद होना चाहिए कि किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसने इलेक्ट्रॉन ना गेन किया है। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दिस आल्सो, अ ग्लास रॉड इज रब्ड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ, which of the objects loses electron। तो आपको याद होगा कि अगर क्योंकि ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज लिया इसका मतलब इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एंड सिल्क जिसको नेगेटिव चार्ज मिला इसलिए इट्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ड्राई हेयर और प्लास्टिक कॉम का भी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज चार्जिंग अ पर्टिकुलर बॉडी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। दैट वाज द फर्स्ट मेथड। नाउ व्हाट वाज द सेकंड मेथड जो हमने लिस्ट डाउन किया था? द सेकंड मेथड दैट वी लिस्टेड डाउन वाज द मेथड ऑफ या चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन? मान लो मेरे पास एक ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी है, मान लो मेरे पास ऑलरेडी एक चार्ज्ड बॉडी है, तो मैंने क्या लिखा था? व्हाट इज मेथड ऑफ कंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन एक न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे चार्ज बॉडी के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए तो होगा क्या? जो एक दूसरी चार्ज बॉडी है वो एक अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज बना देगी। देखना कैसे? तो सपोज मेरे पास ये इस तरह की दो
या सपोज आई हैव टू स्फेरिकल बॉल्स लाइक दिस। जो पहली स्फेरिकल बॉल है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। कैसी हुई होगी? तो मान लेते हैं कि ये ग्लास की बॉल है और इस ग्लास की बॉल को आपने सिल्क कपड़े से रब किया है, क्लीन किया है, अच्छी तरह उसको रब ऑफ किया है। तो आपको पता होगा जब ग्लास रॉड और सिल्क का हमने एग्जांपल लिया था तो ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, इसलिए वो क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। तो दिस ग्लास बॉल हैज बिकम पॉजिटिव चार्ज। अब आपने एक दूसरी ग्लास बॉल लेके आए या कंडक्टर लेके आए और आपने उस कंडक्टर को या उस ग्लास बॉल को या मेटल को, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, आपने इस चार्ज, दिस वाज अनचार्ज्ड। अनचार्ज का मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द नेगेटिव अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना। याद रखना इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए उनका मूवमेंट होता है। और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस तो बहुत ही हैवी होता है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका मूवमेंट कहीं नहीं होता, वो कहीं नहीं होते, वो वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। इट इज द इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो। तो होगा क्या? दिस वॉज अनचार्ज्ड बॉडी एट द स्टार्ट एंड दिस वॉज अ चार्ज्ड बॉडी एट द स्टार्ट, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तभी ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब होगा क्या? जैसे आपने इसको कॉन्टैक्ट में रखा तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो अनचार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो है ना, ये देखो, ये अनचार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, फैले हुए हैं पूरी बॉडी में, ये इस पूरे ग्लास बॉडी में फैले हुए हैं। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसलिए अभी अनचार्ज है। पर होगा क्या कि जैसे आपने इसको इस बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आए, बॉडी 1 नाम दे देते हैं, दिस इज बॉडी नंबर 1, दिस इज बॉडी नंबर 2। तो जैसे ही इस अनचार्ज बॉडी नंबर 2 को आप बॉडी नंबर 1 के कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या लगेगा कि वहां पर तो डेफिशिएंसी है, लेट अस मूव देयर, हेल्प दैट पर्टिकुलर बॉडी, है ना। होगा ना, जैसे मान लीजिए, है ना, टेक एन एग्जांपल, सपोज यू गो टू अ स्टेडियम और उस स्टेडियम में आपने देखा कि एक पर्टिकुलर एरिया में खूब सारी भीड़ है ना, और एक दूर थोड़ा सा एरिया है जहां पर इट इज लो डेंसिटी, वहां पे बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, पर वहां से भी सेम व्यू दिख रहा है आपको क्रिकेट मैच का। तो वॉन्ट इट हैपन दैट पीपल फ्रॉम हाईली डेंसली एरिया वुड स्टार्ट टू माइग्रेट टुवर्ड्स द लो डेंसिटी एरिया, क्योंकि वहां पर ज्यादा कंफर्टिंग है। उसी तरह से ये तो अट्रैक्शन है एक तरीके से, एक पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरह से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और हुआ नेगेटिव चार्ज बेरर्स हियर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। या फिर आप इस तरह से सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको नजर आएगा कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हमारी जरूरत है, जाओ चलो हेल्प करने चलते हैं। तो ये हेल्प करने के लिए फ्लो करना चालू करेंगे और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां पहुंच जाएंगे टू मेक श्योर कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाए, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाए बॉडी 1 पे। पर इस प्रोसेस में होगा क्या? दीज इलेक्ट्रॉन्स वुड गेट नॉक्ड ऑफ फ्रॉम बॉडी नंबर 2, और मान लो थोड़ी देर बाद आप इनको दूर दूर कर दो, थोड़ी देर बाद आपने इनको दूर दूर कर दिया, तो होगा क्या? सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑलरेडी फ्लोन फ्रॉम या हैव गॉन फ्रॉम बॉडी नंबर 2 टू बॉडी नंबर 1। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो गया होगा। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक झटके में ट्रांसफर हो गए होंगे, आपने थोड़ी देर के लिए टच में रखा फिर एकदम से दूर कर दिया थोड़ी देर बाद, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर गए ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन का वर्ड यूज होता है व्हेन देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट। एंड यहां पर बॉडी नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे वो पहले तो न्यूट्रल बना के रखे हुए थे इस बॉडी को, पर यहां पे अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी मोर, है ना। पहले 4 प्रोटॉन्स थे, उनके करस्पॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब आप देख सकते हो 4 प्रोटॉन्स हैं पर अभी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब व्हाट इज द नेट चार्ज दैट वुड गेट ऑन दिस बॉडी आल्सो? पॉजिटिव। और पहले ये भी क्या था? पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव बॉडी ने दूसरी बॉडी को जो कि उसके कांटेक्ट में आई उसको भी पॉजिटिव बना दिया, रीजन बीइंग कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर इस पहली वाली बॉडी में आए, इसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम किया, बट क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके आए हैं तो दैट सेकेंड बॉडी हैज ऑल्सो बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए वो भी पॉजिटिव चार्ज हो गई। व्हाट वाज द थर्ड मेथड? द थर्ड मेथड वाज बाय इंडक्शन। ये सारी बेसिक कंसेप्ट जो हैं यू शुड बी अवेयर ऑफ देम, और ये जो पार्ट 1 है हमारा ओम्स लॉ तक का, you would see this is the introduction to the basic concepts that build upon for the flow of charge। और ये जो flow of charge हो रहा है ना, आपने देखा बॉडी 1 से लेकर बॉडी 2 के अंदर जो flow of electrons हो रहा है, यही करंट बनाएगा later down the line। इसी को हम करंट बोलेंगे। the flow of charge is known as current। the third process is by the process of induction। the third process is by the process of induction।
इंडक्शन में क्या होता है, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। वो जो दो बॉडीज है उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। लेट अस टेक द सेम एग्जांपल वंस अगेन। तो सपोज दिस इज योर फर्स्ट बॉडी, है ना, यहाँ पे बॉडी नंबर 1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर सपोज देयर इज अ ग्लास बॉडी और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कम है। अब आप दूसरी बॉडी लेके आए, दिस इज न्यूट्रल एट दिस मोमेंट, दिस इज न्यूट्रल अनचार्ज्ड, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल है। अब आपने इनको टच नहीं करवाया पर पास पास लिया है ना, आपने इनको पास पास लिया है, तो सपोज दे हैव ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, सटाए नहीं आपने, जोड़ा नहीं उनको, बस पास पास रखा है। अब होगा क्या, अब सुनना ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है, काउंट करो कितने पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाए सेकेंड बॉडी के ऊपर। सेकेंड बॉडी में मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज बनाए। एक हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूं, और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग, इन्हीं के आसपास कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, नेगेटिव चार्ज। सो व्हाट वुड हैपन इज दैट currently you can see there are 1 2 3 4 5 6 6 positive charge and corresponding 1 2 3 4 5 6 6 electrons which are showing that number of positive charge and number of negative charge are equal. अब आपने ये जो बॉडी नंबर 2 है इसको बॉडी नंबर 1 के पास लेके आए, आप पास में लेके आए, पर लेकिन जोड़ा नहीं है, कांटेक्ट नहीं किया है, सटाया नहीं उनको। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे है ना, दे विल स्टार्ट टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस बॉडी, क्योंकि उनके अंदर तो वो इन्फ्लुएंस है कि वहां पे डेफिशिएंसी है ना, पर बीच में अभी जोड़ नहीं है, देयर इज नो ब्रिजिंग दैट हैज हैपेंड। पर तभी भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स, है ना, कि कभी भी किसी भी मोमेंट में हम दोनों जुड़ सकते हैं, किसी भी मोमेंट में हम जुड़ सकते हैं, और जैसे जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इस बॉडी से इस बॉडी पे आ जाएंगे। सो व्हाट वुड हैपन इज दैट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट आल्सो दीज इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी 2 के अंदर भी विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्यों, क्योंकि उनको यहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो दे स्टार्ट टू गेट अट्रैक्टेड, है ना, आपको मालूम है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरीके से इस बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, उनको लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो बॉडी 2 है विच हैज स्टिल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट, उसमें जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट टू क्लब दिस साइड। देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, they have started to club on this side 1 2 3 4 5 6। और होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ क्लब हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज विल बी रिपेल्ड, तो जो पॉजिटिव चार्ज है दे विल स्टार्ट टू क्लब ऑन द राइट साइड। तो पहले क्या था, बॉडी नंबर 2 के अंदर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए नेट बॉडी का जो चार्ज था दैट वाज 0। अभी भी नेट अगर पूरे बॉडी का चार्ज देखोगे तो दैट वुड बी 0, बट सरफेसेस की बात करें तो ऑन द लेफ्ट साइड सिंस देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो साइड होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और ये वाला जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जो ये वाला साइड होगा दैट वुड बिकम इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज, बट द नेट चार्ज ऑन द बॉडी वुड स्टिल रिमेन 0। बट दिस इज नोन एज है ना चार्जिंग बाय, है ना, इंडक्शन, जहां पे कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रखा आपने, देयर वाज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज एंड द बॉडी गॉट चार्ज। वो अलग बात है, द नेट चार्ज बिकम्स, द नेट चार्ज स्टिल ऑन बॉडी नंबर 2 इज 0। सो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय विच इवन दो द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 0 देयर इज, है ना, सर्फेसेस इनसाइड द बॉडी जहां पे नेट चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दैट वुड बी द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इज दैट क्लियर? अब अगर कोई ऐसा प्रोसेस होता है ना, क्या प्रोसेस हो सकता है, आप अर्थिंग कर दो, राइट साइड को अर्थिंग कर दो, तो जैसे आप राइट साइड को अर्थिंग कर दोगे तो आपको मालूम होगा अर्थिंग करने से क्या होता है, वो जो चार्ज होता है नेट चार्ज दैट फ्लोज टुवर्ड्स द अर्थ, या फिर अर्थिंग करने से क्या होगा, जो अर्थ होगी वहां से इलेक्ट्रॉन्स आकर इस पॉजिटिव चार्ज को, है ना, कम करने की कोशिश करेंगे, तो मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड कम, देन दिस नेट चार्ज वुड इंक्रीज, है ना। तो सपोज मैंने क्या किया, मान लो अभी ये बॉडी 1 जो है थोड़ा पास में ही है, और इतनी देर में मैंने क्या किया, जो राइट साइड है जो कि इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज हो गया है, उसको मैंने अर्थिंग कर दी, ग्राउंड से अर्थिंग कर दी मैंने। तो क्या होगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आ भी सकते हैं, अर्थिंग का मतलब है ना, अर्थ में भर भर के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, भर भर के प्रोटॉन्स भी हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है अर्थ, और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। तो अभी इस सरफेस को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ वुड स्टार्ट टू फ्लो, एंड
यहां पर भरना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपने ये अर्थिंग का बॉक्स हटा दिया, ये अर्थिंग हटा दी, वायर हटा दिया, तो क्या होगा आप देख सकते हो, नेट चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज हैज इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी टू हैज इंक्रीज, तो इफेक्टिवली द बॉडी वुड हैव बिकम चार्ज नाउ, द नेट चार्ज वुड हैव इंक्रीज नाउ. So this is the process of charging. The first was the method of friction, the second was the method of conduction, and the third was the method of induction. अब बात आती कुछ फैक्ट्स के बारे में. आपने अब तक की जो पूरी की पूरी स्टोरी है उसमें रियलाइज कर चुका होगा कि what is the चार्ज. चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी जाते हैं. प्रोटॉन्स कहीं मूव नहीं करते, वो तो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं. इट इज द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्लोइंग. And when these electrons flow from one body to the other body, then you would see that there is a flow of charge that is formed, and this flow of charge is known as current. Is that clear? So now what we'll do is that we'll write some basic fact that we need to know, and then we'll move to the next concept, and that is known as quantization of charge. है ना, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक बॉडी पे जो चार्ज होगा वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता. ऐसा नहीं कि हम कुछ भी चार्ज लिख दें. जैसे एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण मान लो किसी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट हो गया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी. तो ये हम देखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज दैट द चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. पर उस कंसेप्ट पे आने से पहले एक फैक्ट चेक लिख लें आप, एंड दिस इज अ फैक्ट दैट यू नीड टू नो, एंड दैट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो लिखें हैशटैग डाल के, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6, है ना, माइनस, इनफैक्ट माइनस होगा नेगेटिव चार्ज, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स. सो दिस इज द फैक्ट दैट यू नीड टू नो, एंड यू ऑल नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, इज व्हाट, कूलम्स. दिस इज इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स. ठीक है, सो इट इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ये फैक्ट अपने आप नोट्स में लिख लें, एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अभी हमने क्या देखा कि अगर एक बॉडी है और उस बॉडी में इफ द इलेक्ट्रॉन्स गो आउट ऑफ दैट बॉडी, इसका मतलब दैट बॉडी वुड बिकम डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो वो जो बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए वो बॉडी क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज. और अगर उसी बॉडी में या किसी और बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर से आ जाएं, है ना, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू अ बॉडी, तो उस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, है ना, या फिर प्रोटॉन्स. तो देन दैट बॉडी वुड बिकम व्हाट, नेगेटिवली चार्ज. तो द फर्स्ट सिनेरियो, जब आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इट वुड मेक दैट बॉडी पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ अगर किसी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए दैट वुड बिकम नेगेटिव चार्ज. इन दोनों ही सिनेरियोज में हमने देखा कि एक चार्ज जो होता है बॉडी में, उसे लाने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, द इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं. अब क्या ऐसा हो सकता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी, 1. मिनिमम तो 1 ही हो सकता है. ऐसा तो है नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन को भी तोड़कर आधा ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, इसका मतलब आधा ही चार्ज जाए, ऐसा नहीं हो सकता. सो इसका मतलब व्हेन वी से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट सेज दैट किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा उस बॉडी पे, दैट वुड बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, है ना, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. उसका रीजन है कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को आना है या जाना है, इट वुड ऑलवेज हैपन इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय 4.5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, है ना. द ट्रांसफर ऑफ चार्ज वुड ऑलवेज हैपन इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस. इसको समझाने के लिए लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. तो सपोज आप किसी मिठाई की दुकान पर जाते हो और आप उस मिठाई की दुकान में सबसे स्मॉलेस्ट इंटीग्रल में मिठाई खरीदना चाहते हो. सपोज आपको लड्डू खरीदने, तो आप एक लड्डू ले सकते हो ना. ऐसा तो है नहीं कि आप मिठाई वाले को बोलोगे मुझे आधा लड्डू दे दो. या सपोज आप किसी फेस्टिवल के समय जाओ जहां पर इतनी भीड़ होती है कि दे वुड नॉट इवन अलाउ द स्वीट, जो स्वीट शॉप्स होंगे, जो मिठाई वाला होगा वो एकदम अलाउ भी नहीं करेगा आपको
एक या आधी मिठाई टेस्ट करने के लिए भी, वो आपके सामने डब्बे रख देगा और उसने मान लो आधा आधे किलो के डब्बे बना रखे हैं। सो बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ क्राउड एट फेस्टिवल टाइम, तो आप जब मिठाई वाले के पास जाओगे और वो बोलोगे कि मुझे है ना मिठाई खरीदनी है, मान लो लड्डू खरीदने हैं, सो बताओ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लड्डू जब मुझे खरीदने पड़ेंगे, तो आपको वो बोलेगा आधा किलो का लड्डू का डब्बा आपको तो लेना ही पड़ेगा। मतलब यू विल बी एबल टू बाय ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ केजीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने आधे किलो के खूब सारे लड्डू के डब्बे बना रखे हैं, तो जब आप उसके पास जाओगे और मान लो आपको 1 केजी चाहिए, तो वो आधे आधे केजी के आपको 2 डब्बे देगा। सपोज आपको है ना 1.5 केजी चाहिए, 1.5 केजी चाहिए लड्डू, तो आपको 0.5 आधे आधे केजी के 3 डब्बे देगा आपको। इसका मतलब आपके पास जो लड्डू के पैकेट्स आ रहे हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ हाफ केजीज आ रहे हैं, क्योंकि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पैकेज ऑफ लड्डूज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू या टू यू, इट वुड बी ओनली इन हाफ केजीज। उसी तरीके से अगर किसी बॉडी से चार्ज जाना है या इलेक्ट्रॉन जाना है या इलेक्ट्रॉन आना है, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी और अवे फ्रॉम द बॉडी। इसलिए किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको मालूम है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, व्हाट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। और मैंने आपको कहा था दैट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर रेफरेंस, व्हाट इज चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, इट वुड बी +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पर लेकिन प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, दैट इज समथिंग दैट इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। ये तो हमने सिर्फ इसलिए बोल दिया सो दैट टू टेल यू कि एक जो बॉडी होती है अगर वो न्यूट्रल है, वो इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा। पर बताइए चार्ज बॉडी पे आता क्यों है, प्रोटॉन के फ्लो से कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, क्योंकि प्रोटॉन तो अपनी जगह पे रहता है। प्रोटॉन डज नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ विच अ बॉडी में गेट अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग ऑन कि चार्ज उससे जा रहा है उस बॉडी से बाहर कि इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में आ रहा है। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि सिंस द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इज ओनली 1 एंड और मल्टीपल्स ऑफ 1, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इट कैन नॉट हैपन कि आपके पास है ना, आप ये बोलो कि मेरे 4.5 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं बॉडी से। इसलिए अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर मैं आपको बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से बताऊं तो द डेफिनेशन सेज द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी में जितना चार्ज उसने एक्वायर किया है, द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल of the magnitude of charge on a single electron, and this principle is called quantization of charge. Now for example, let us take a discussion. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं ना, ई से हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। तो लेट अस डिनोट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय ई। सो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट विल गेट, Q which is charge on a body according to this principle of quantization जो हम पढ़ा वो हो गया n into E, where n is an integer, and what is E? E is 1.6 into 10⁻19 coulombs. That is the charge on one body. Charge on 1 electron. अब आप ये मुझसे बोल सकते हो कि सर आपने यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस होता है। तो जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज माइनस होता है, पर हम यहाँ पे लिख रहे हैं चार्ज ऑन अ बॉडी, तो हम यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन में, और फिर ये देखते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी पॉजिटिव तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स उससे जा रहे होंगे बाहर, और अगर इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में आ रहे होंगे तो हम ऑब्वियसली कह देंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज है। सो आई गेस यू गॉट दिस पॉइंट कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी बॉडी पे चार्ज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सपोज अगर मैं कहूं किसी बॉडी पे है ना, किसी बॉडी से, सपोज दिस इज द बॉडी, और उस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए। सो क्योंकि उस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, इसका मतलब उस बॉडी पे जो चार्ज होगा, बताओ उस चार्ज को हम किस लेटर से डिनोट कर रहे हैं, Q से। चार्ज इज ऑलवेज डिनोटेड बाय Q, एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम्स। तो उस बॉडी पे जो चार्ज है दैट वुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 2।
एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन दैट वन इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब बताओ प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि हम चार्ज ऑन द बॉडी की बात कर रहे हैं, चार्ज ऑन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हम लॉजिकली सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं बॉडी से, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी के ऊपर, इसलिए वो बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस वुड बिकम व्हाट 16 इंटू 2 वुड बी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो यहां पर एक बड़ा जेनरिक सा एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि चलिए ठीक है, आपने बड़ा ही मिनिस्क्यूल सा चार्ज लिखा हुआ है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो बहुत ही छोटा सा चार्ज होगा। तो अगर इस लॉजिक से हम बात करें तो लेट अस डू एन एक्टिविटी जहां पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है, तो एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नेक्स्ट एक एक्टिविटी या एग्जाम्पल लिखें, है ना, हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे, दैट कैलकुलेशन इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। लेकिन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन या इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या है, Q इज इक्वल टू एनी, है ना। तो बताओ हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉडी 1 कूलम, तो Q की जगह 1 लिख देते हैं, 1 कूलम। N हमें निकालना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाट इज E मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। याद रखना हम माइनस या प्लस नहीं लगाते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस वापस से कह दूं इस बात पर डिपेंड होगा कि चार्ज बॉडी पे, है ना, इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के कारण आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण आ रहा है ना। तो आई गेस ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी कि फॉर आर कैलकुलेशन पर्पसेस हम E को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ही लेंगे। सो लेट अस प्लग इन दीज वैल्यूज हियर, तो Q की जगह 1 आ जाएगा, N हमें निकालना है, और E की जगह आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो Q का यूनिट कूलम होगा और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यूनिट भी कूलम होगा, तो कूलम एंड कूलम वुड गेट कैंसल, एंड फाइनली N कितना आएगा 1 अपॉन, है ना, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा and you will get this as 0.625 into 10 की पावर 19 coulombs, which is 6.25 into 10 की पावर 18, sorry कूलम नहीं, simple, it's a number that you will get. So what do you understand from this calculation? You understand from this calculation कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 into 10 की पावर 18, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा हो जाएंगे, या फिर अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में से मान लेते हैं बाहर निकल गए इतने सारे, तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से बाहर जाएंगे तो वो बॉडी जो होगी डेफिशिएंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कितना आएगा 1 कूलम का। या फिर मान लो इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में एक्सेस आ जाएं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आ जाएं, और आप याद रखिएगा कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो तो इतना छोटा है, तो दिस नंबर हमें दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ऑब्वियसली इट इज ओके, मतलब इट्स समथिंग, ये तो इनफैक्ट 1 मोल से भी कम है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में 1 मोल पढ़ रखा हो, 1 मोल एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स को, है ना, काउंट करने के लिए हम मोल्स का यूज करते हैं, विच इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ तो 23 से भी कम है। तो देयरफॉर इतने इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं किसी बॉडी में आ जाएं तो उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और हम कहेंगे उसके ऊपर चार्ज कितना है माइनस, क्योंकि एक्सेस हो गया 1 कूलम, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा इस पूरी डिस्कशन के अंदर वन वाज दिस फॉर्मूला दैट इट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट फॉर्मूला जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर देखा है, दैट इज कम्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जब भी इस फॉर्मूले में डालेंगे तो उस माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, है ना, एंड देन विल सी कि एक्सेस आया कि डेफिशिएंसी आई है बॉडी के ऊपर। एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। दिस मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड मेक, है ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड दैट नेक्स्ट कंसेप्ट would be, है ना, properties of charge. Let us now discuss what are the properties of charge, which is something which you already know from your previous classes.
So students, let us now quickly just discuss the properties of charges. So सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए that charge on a body is a scalar quantity. And I guess you all know that all the quantities can be divided into either vector quantities or scalar quantities. And charge of a body, है ना, charge on a body is a scalar quantity. उसका reason है ना, just for your notes you can write that the addition and subtraction of charge undergoes scalar addition. है ना, वो vector addition नहीं होता. So charge on a body is a scalar quantity. And the second property that I'm about to say is something that you already know. And what is that? Like charges repel each other, while, है ना, like charges repel each other while opposite charges attract each other. और इसी चीज को हम यूज करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करते हैं जो कि बहुत जगहों पे यूज होता है, एंड दैट इज व्हाट, है ना, रिपल्शन इज द रियल टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना. इसके ऊपर अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे एंड दैट एक्टिविटी इज वर्थ ऑब्जर्विंग. तो मैंने क्या बोला, रिपल्शन इज द श्योर शॉट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है या उसके अंदर चार्जेस हैं, तो अगर मुझे इस चीज को टेस्ट करना है तो रिपल्शन वुड बी दी रियल टेस्ट या श्योर टेस्ट फॉर इट. Nonetheless, let us also just quickly see the third property that we should know, and the third property says that the total charge on a body, है ना, is the algebraic sum of, है ना, net charges that are there. The total charge on a body is the total sum of charges present on that body at different places. For example, एक हमारे पास एक ग्लास बॉल है जिसको हमने स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था. सपोज कि एक एंड पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है ना, जब हमने इंडक्शन डिस्कस किया तो वी हैड टेकन सच अ सिनेरियो, और दूसरे एंड पे सपोज देयर इज अ नेगेटिव चार्ज दैट हैज accumulated. Now suppose on the left side of this body there is +5 coulomb charge and on the right side there is -4 coulomb charge. तो यहाँ पे क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो प्लस साइन है, और यहाँ पे अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो माइनस साइन है. ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज +5 coulomb charge and on the राइट साइड देयर इज अ -4 coulomb charge. तो बताओ व्हाट इज द नेट चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज on this body? It would be +5 - 4 which is +1 coulomb. तो एक बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है that is basically the sum of, है ना, the total charge on a body is the algebraic sum of charges present on the body, है ना, each taken in the proper order. और इसी को हम स्केलर एडिशन कहते हैं. Now अभी मैंने एक स्टेटमेंट कहा आपको, and what is that statement? That repulsion is the sure shot test of इलेक्ट्रिफिकेशन. एक बॉडी इलेक्ट्रिफाइड है, चार्ज है, इसको टेस्ट करने के लिए आप रिपल्शन को ही हमेशा ऑब्जर्व करते हो. लेट अस सी कैसे. तो मैं आपके सामने आई एम अबाउट टू ड्रॉ, है ना, क्लोज टू अराउंड 4-5 सिनेरियोज. सो दीज आर सम बॉल्स जो कि एक पर्टिकुलर जगह से हैंग्ड हैं, एंड आपको मुझे बताना है कि कब केस में अट्रैक्शन होगा और किस केस में रिपल्शन होगा. तो सपोज, है ना, ये जो चार्ज है, ये जो बॉल है प्लस चार्ज है एंड दिस इज ऑल्सो प्लस, है ना. ऑब्जर्व द राइट साइड वाला बॉल ऑल द टाइम. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज न्यूट्रल. कुछ नहीं लिखा, मतलब इट्स न्यूट्रल एट दिस मोमेंट, है ना. दिस इज माइनस एंड दिस इज न्यूट्रल. सो आई गेस दीज प्लस 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 माइनस प्लस न्यूट्रल माइनस न्यूट्रल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द टाइम बिंग. और अगर हमें कोई एक और सिनेरियो अगर ऑब्जर्व करना होगा तो विल टेक इट इन द नेक्स्ट अभी डिस्कशन. अब मुझे बताइए, अगर ये चार्ज प्लस है और ये वाली बॉल भी प्लस है, तो बताओ उनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? ऑब्वियसली देयर विल बी रिपल्शन. देयर विल बी अ रिपल्शन बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. नाउ व्हाट अबाउट दिस? अगर ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड सो फार. ये तो दो चीजें बड़ी ऑब्वियस ही थी. पर लेट अस नाउ कंसीडर कि मेरे पास एक बॉडी है जिसके बारे में इट्स अननोन टू मी कि वो चार्ज है या नहीं है, वो चार्ज है या नहीं है. सो अब उसके बारे में हम 3 सिनेरियोज लेते हैं. तो 3 सिनेरियोज हो सकते हैं क्या? या तो वो चार्ज हो सकती है, या तो वो चार्ज है ही नहीं, मतलब न्यूट्रल है, या तो उसके ऊपर चार्ज होगा तो वो प्लस साइन का होगा, है ना. अब या फिर फॉर द टाइमिंग जस्ट लीव दिस पार्ट, लेट अस टॉक अबाउट दिस पार्ट, है ना. एक बॉल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, द सेकंड बॉल हैज नो चार्ज, और आपने उसको एक दूसरे बॉल के कांटेक्ट में लेके आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है. अब सोच के बताओ, इस केस में मुझे ये नहीं मालूम कि ये बॉल चार्ज है कि नहीं है चार्ज, पर बताइए व्हाट वुड हैपन इन दिस सिनेरियो. जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट एंड टेल मी कि अगर एक न्यूट्रल बॉल को एक चार्ज बॉल के पास लेके आऊं जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वुड देयर बी एन अट्रैक्शन और वुड देयर बी अ रिपल्शन?
तो आपको ये रियलाइज होगा कि इस चीज का जवाब आपको इंडक्शन से मिलेगा, जहां पे हमने पढ़ा था कि क्योंकि ये बॉल पॉजिटिव चार्ज है तो ऑल नेगेटिव चार्जेस वुड स्टार्ट टू अक्यूमुलेट ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये जो पॉजिटिव चार्ज है राइट साइड की बॉल के सारे नेगेटिव्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और इस कारण से द लेफ्ट साइड वुड बिकम नेगेटिव चार्ज एंड द राइट साइड वुड बी पॉजिटिव चार्ज. तो इवन दो दिस बॉल वाज न्यूट्रल, बट देन आल्सो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वुड अट्रैक्ट ईच अदर. तो आप देख सकते हो इस केस में भी अट्रैक्शन हुआ, इस केस में भी अट्रैक्शन हुआ. तो इफ द बॉल वाज न्यूट्रल, इफ द बॉल वाज न्यूट्रल, इसका मतलब है कि दैट आल्सो had an attractive charge, attractive force when a positive ball was placed in its vicinity. Let us talk about the second scenario. मान लो ये न्यूट्रल बॉल है, अभी भी ये न्यूट्रल है. Is that clear? ये भी न्यूट्रल है. अब अगर ये न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल बॉल है और इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. दिस बॉल हैज अ नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा होगा. तो all the electrons would go and accumulate on the right side of this body, of this ball, and इसलिए पॉजिटिव चार्ज होंगे वो लेफ्ट साइड में accumulate हो जाएंगे, और अगेन there will be an attraction that would happen. तो इसका मतलब अगर आप किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी किसी चार्ज बॉडी के पास में लेके आओगे, तो there is certainly a possibility of attraction. Now let us now discuss a scenario जहां मान लीजिए कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी राइट साइड वाली बॉल पे चार्ज है या नहीं है, और मुझे ये मालूम है कि जो लेफ्ट साइड वाली बॉल है वो चार्ज्ड है. लेफ्ट साइड वाली बॉल क्या है? चार्ज्ड. अब मुझे ये पता लगाना है कि राइट साइड वाली बॉल जो है चार्ज है या नहीं है. तो लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल केस कि ये प्लस चार्ज है ना. तो आई गेस आप लोगों ने ये सारे के सारे जो केसेस हैं वो समझ लिए होंगे, है ना. अलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, opposite charges attract each other, a positive and a neutral would also attract each other, a negative and a neutral will also attract each other. Now we are discussing a scenario जहां पे हमें सेकंड बॉल का चार्ज नहीं पता. हमें ये नहीं पता कि सेकंड बॉल पे चार्ज क्या है. हमें ये पता लगाना है कि वो इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं है. तो सबसे पहली बात, अब अगर मुझे ये पता लगाना है कि ये इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं है, तो जैसे मैंने कहा, ऑब्जर्व द स्टेटमेंट दैट आई सेड, रिपल्शन इज द श्योर शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगी ये बॉडी, या तो ये नेगेटिव चार्ज होगी, या तो ये न्यूट्रल होगी ये बॉडी. इज दैट क्लियर? बताइए, अगर ये बॉल न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल और प्लस आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट. तो अगर ये दोनों बॉल्स आपस में अट्रैक्ट हो गई, इसका मतलब आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि ये बॉल न्यूट्रल थी कि नेगेटिव थी, क्योंकि न्यूट्रल के केस में भी एक पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे. मतलब अट्रैक्शन वुड नॉट टेल मी कि उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज के केस में भी अट्रैक्ट करेगी और माइनस चार्ज के केस में भी अट्रैक्ट करेगी. पर अगर मान लो ये जो दो बॉल्स हैं ये आपस में रिपेल करना चालू हो गई, तो हमें राइट साइड के ऊपर चार्ज तो पता है कि वो प्लस है, और ये दूसरी बॉल को रिपेल कर रही है. इसका मतलब द रिपल्शन हैज गिवन मी अ श्योरिटी कि जो इसके ऊपर चार्ज है, पक्की बात है चार्ज तो है ही, और वो भी कौन सा चार्ज है? प्लस साइन है. इज दैट क्लियर? सो मेरे को ये चीज पता चल गई कि अट्रैक्शन अगर हो रहा है दो बॉडीज के बीच में, तो फिर आई कैन नॉट बी श्योर कि वो न्यूट्रल है कि चार्ज है, क्योंकि अट्रैक्शन दो सिनेरियोज में होता है. न्यूट्रल और चार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन है, और अपोजिट चार्जेस के बीच में भी अट्रैक्शन है. पर रिपल्शन अगर होने लग जाए दो बॉडीज के बीच में, फिर तो ये श्योरिटी है कि दोनों बॉडीज चार्ज होंगी, बिकॉज रिपल्शन ओनली हैपेंस इन दो सिनेरियोज व्हेन बोथ द बॉडीज आर charged. And what kind of charge should be there? They should be both alike charges. इसलिए मैंने वहां पे एक स्टेटमेंट कहा था that the repulsion is the sure shot test of electrification. Now let us take some 2-3 activities या examples जिससे हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो को और अच्छी तरह समझ सकते हैं. So मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लिखें इन दी डायग्राम, एक डायग्राम बनाने वाला हूं. इन दी डायग्राम plates ABD, plates A, B and D are charged, and या while C plate जो होगी is neutral. तो C is neutral. अब आपको इनके बीच के कुछ सिनेरियोज दे रखे हैं, आपको इनके बीच के कुछ सिनेरियोज दे रखे हैं. दिस इज योर A प्लेट, दिस इज योर B प्लेट,
और आपको ये बता रखा है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है. देन यू हैव सी प्लेट एंड यू हैव द ए प्लेट, और ये भी दे रखा है कि इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो रहा है. देन यू हैव द सी प्लेट एंड देन यू हैव द डी प्लेट, है ना. और आपको ये नहीं बता रखा कि इनके बीच में क्या हो रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेल अस. देन यू हैव द डी प्लेट एंड देन यू हैव द ए प्लेट, और तुम्हें ये दे रखा है कि ये जो दोनों हैं आपस में रिपल कर रहे हैं. एंड देन यू हैव द बी प्लेट एंड देन यू हैव द डी प्लेट, और यहां पे भी आपको बताना है कि क्या हो रहा होगा, है ना. आउट ऑफ द 5 पेयर ऑफ फोर्सेस ऑन 3 पेयर्स, है ना, ये 5 पेयर्स हो गए. सो आउट ऑफ दीज 5 पेयर्स, है ना, ऑन 3 पेयर्स forces are shown, है ना. out of the 5 pair forces on 3 pairs forces are shown. what kind of force would happen on the remaining 2 pairs? तो remaining 2 pairs हैं कौन कौन से, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है. इनके बीच में आपको बताना है किस तरह का फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा. तो आपको जो 3 केसेस दे रखे हैं, वो पहला केस ये दे रखा है, इसमें नंबर नहीं देना, दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकंड पेयर. इन दोनों में आपस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन. और जो तीसरा पेयर है विच इज दिस थर्ड पेयर, इसमें क्या हो रहा है, रिपल्शन. तो दिस इज रिपल्शन दैट इज हैपनिंग. इज दैट क्लियर? अब आपको ये बता रखा है कि ए बी और डी, ए जहां पे भी ए बी और डी प्लेट देखें वो चार्ज्ड है ना. दे हैव द सेम चार्ज, दे हैव मतलब चार्ज विच आर इक्वल इन ईच ऑफ द पेयर्स, पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नहीं बता रखा है. बस ये दे रखा है दे आर चार्ज्ड. एंड सी जो है वो न्यूट्रल है, ये आपको दे रखा है. तो बताओ अगर सी न्यूट्रल है और डी चार्ज्ड है, सुनना ध्यान से, सी न्यूट्रल है और डी चार्ज्ड है, तो बताओ न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन. मतलब डी पेयर का तो मैं हमेशा बता सकता हूं, देयर विल बी एन अट्रैक्शन व्हाट एवर बी द चार्ज दैट इज देयर. तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट अस टेक एन अजम्पशन, लेट ए बी पॉजिटिव चार्ज. मैं एक अजम्पशन से शुरुआत करता हूं. उसने ये तो मेंशन कर रखा है कि ए चार्ज है, पर पॉजिटिव या नेगेटिव ये नहीं बता रखा. तो मैंने ये अजम्पशन ले रखा कि ए पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ए पॉजिटिव चार्ज है. अब सोच के बताइए, पहले पेयर को देखिए, ए भी चार्ज है और बी भी चार्ज है, लिखा हुआ है, और ए और बी के बीच में अट्रैक्शन. इसका मतलब 2 चार्ज बॉडी आपस में अट्रैक्ट तभी करेंगे जब दे आर अपोजिटिवली चार्ज. दैट इंप्लाइज व्हाट, द फर्स्ट पेयर इंप्लाइज दैट बी इज नेगेटिव चार्ज. तभी तो उनके बीच में किस तरह का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव. तो मेरे पास ए को मैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लिया, अज्यूम कर लिया, तो बी मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव. अब जहां जहां ए है वहां पॉजिटिव साइन लगा देता हूं, और जहां जहां बी है वहां पे नेगेटिव साइन लगा देता हूं. इज दैट क्लियर? ए जहां पर भी है वहां पे पॉजिटिव साइन लगा देता हूं, और जहां बी है वहां नेगेटिव साइन लगा देता हूं. अब थर्ड पेयर को ऑब्जर्व करते हैं. फर्स्ट पेयर से काम हो गया, सेकंड पेयर के बारे में मुझे पता चल गया. अब बताओ ए और सी के बीच में अट्रैक्शन होना था क्या, होना ही था, क्योंकि ए पॉजिटिवली चार्ज है और सी न्यूट्रल है, और न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है. मैंने बताया था क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है. तो ए क्या करेगा, सी के अंदर ही अंदर खलबली मचाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स को, सी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्टार्ट टू अक्यूमुलेट ऑन दिस साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि द पॉजिटिव चार्ज इज कॉलिंग देम. और जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट वुड स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग ऑन द अदर साइड. तो क्योंकि दिस साइड ऑफ द बॉडी वुड बिकम नेगेटिव, ये बॉटम ऑफ द सी वुड बिकम नेगेटिव, और ए जो है वो पॉजिटिव है, तो आपस में अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा. पर सी अभी भी नेट चार्ज क्या है, हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज ऑफ लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी. तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो नेट चार्ज तो अभी भी न्यूट्रल है. नॉनदलेस मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज न्यूट्रल, सी न्यूट्रल है, सो दैट वी रिमेंबर दिस, है ना. अब बताओ डी के चार्ज के बारे में आप कमेंट कर सकते हो. यस, डी के बारे में भी कमेंट कर सकते हो. आपको दे रखा है डी इज चार्ज्ड, और आपको डी चार्ज है और ए पॉजिटिव चार्ज है. बताओ पॉजिटिव चार्ज और डी कौन सा चार्ज होगी, आपस में रिपल्शन होगा, नेगेटिव होना पड़ेगा. मतलब दिस इंप्लाइज, थर्ड के हिसाब से, थर्ड का जो साइन है वो क्या इंप्लाई कर रहा है, दैट डी इज पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये रिपेल करेगा. मतलब डी पे पॉजिटिव चार्ज है, वापस बोल रहा हूं, ए पे पॉजिटिव चार्ज हमने अज्यूम किया है, ए और डी के बीच में रिपल्शन है. मुझे मालूम है कि डी चार्ज्ड बॉडी है, तो 2 चार्ज बॉडी आपस में तभी रिपेल करेंगे, दे विल हैव अलाइक चार्जेस. तो क्योंकि ए पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डी पे भी कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव चार्ज का. अब तो आपके पास सारे सिनेरियोज आ गए. अब तो यू कैन रियली कमेंट ऑन व्हाट वुड बी द काइंड ऑफ फोर्सेस इन द, है ना, मिसिंग 2 पेयर्स. बताइए, एक न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन. तो देयर विल बी अट्रैक्शन इन दिस केस,
है ना। और बताइए एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन। सो इन बोथ द सिनेरियोज देयर विल बी अ अट्रैक्शन दैट वुड हैपन, इन बोथ द सिनेरियोज देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट वुड हैपन। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक वो पॉजिटिव चार्ज किया था, अब अपने नोट्स में नेगेटिव चार्ज करके भी करना, कुछ भी नहीं होना, सेम टू सेम आंसर आना है। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इनमें आपस में ए नेगेटिव होगा तो बी पॉजिटिव हो जाएगा और डी वापस से नेगेटिव हो जाएगा, बट द काइंड ऑफ फोर्सेस दैट वुड बी देयर इन दीज टू पेयर्स वुड रिमेन द सेम। Nonetheless, let us move to the last portion of this lecture today, and that is Coulomb's law. So students, let us move to Coulomb's law. तो जो कूलम था, he stated that कि अगर हमें ये मालूम है ना, we already knew before Coulomb came into picture, we already knew at least that the alike charges would repel each other and the opposite charges would अट्रैक्ट ईच अदर। पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, उसका मैग्नीट्यूड किस चीज पे डिपेंडेंट है, किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, उसके ऊपर स्टडी की कूलम ने। सो व्हाट डिड कूलम लॉ स्टेट, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको पहले लिख लेते हैं। तो कूलम लॉ स्टेटेड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two electric charged bodies, so you can see there are two electric charged bodies, is directly proportional to the product of magnitude of charges. तो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो तो आप बेसिकली साइन के साथ पहचान जाओगे कि कब रिपल्शन हो रहा है इफ देयर आर लाइक चार्जेस एंड कब अट्रैक्शन हो रहा है व्हेन देयर अपोजिट चार्जेस। पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ जो आपका रिपल्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो मान लो इस पे Q1 चार्ज है, उस पे Q2 चार्ज है ना, दिस सिनेरियो में दिस इज Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इट सेड्स, कूलम लॉ स्टेटेड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज is directly proportional to the magnitude of is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distances between them। और ये जो force है that is inversely proportional to the square of distances between them। इसका क्या मतलब है कि अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो फोर्स बढ़ जाएगा उनके बीच में, चाहे अट्रैक्टिव का होगा या रिपल्शन का होगा। पर मान लेते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट से अट्रैक्शन। तो मान लो एक पॉजिटिव 1 कूलम है और एक दूसरा नेगेटिव 3 कूलम है। अब मान लो अगर मैं इनमें से किसी का भी एक मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूं, जो पॉजिटिव 1 कूलम है उसको बढ़ा के मैंने पॉजिटिव 10 कूलम कर दिया, तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, है ना। सपोज इस पे 1 कूलम चार्ज है और इस पे 3 कूलम चार्ज है, तो 1 इंटू 3 तो 3 होता। पर मान लो 1 कूलम को मैंने 10 कूलम्स बना दिया, तो 10 इंटू 3 वुड बी 30। इसका मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा दूं तो उनका प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, और अगर उनका प्रोडक्ट बढ़ गया तो मतलब फोर्स भी बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। दैट इज यू कैन वेल से बाय द साइन, बट फोर्स वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दूसरी चीज क्या उसने ऑब्जर्व की कि जो फोर्स इज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऑब्वियसली दो चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनको अपने बहुत दूर दूर रख दिया। हाँ, उनके बीच में रिपल्सिव होगा पर वो इतना मिनिस्क्यूल सा होगा, है ना। एक कूलम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आपने एक एंड पे रखा, दूसरा पॉजिटिव 1 कूलम आपने दूसरे एंड पे रखा, आपको ये मालूम है उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। पर ऑब्वियसली द फोर्स ऑफ रिपल्शन वुड बी वेरी वेरी लेस, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत दूर होगी। पर मान लो आपने उनको बहुत पास लिया है, तो जैसे जैसे उनका और पास आते जाओगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है r वो कम होते जाएगा, है ना। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने r से डिनोट किया। तो आई एम जस्ट इरेजिंग बोथ द सिनेरियोज। लेट मी जस्ट डिस्कस अबाउट, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 और उनके बीच की जो दूरी है वो r है। अब क्या है सेकंड स्टेटमेंट, दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी अंडरस्टूड। द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between the two charges is inversely proportional to the square of their distances। मतलब अगर ये डिस्टेंस r आप कम कर दो, तो अगर r कम कर दोगे तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो 1/r ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर पास लेके आओगे ऑब्जेक्ट्स को तो फोर्स बढ़ जाएगी, और अगर दूर लेके जाओगे ऑब्जेक्ट्स को तो फोर्स कम हो जाएगी। इस तरह के दूर लेके जाओगे तो r ज्यादा हो जाएगा, r ज्यादा हो जाएगा तो r स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, और 1 समथिंग विच इज बिग वुड बी स्मॉलर, है ना। दैट इज हाउ वी डिपेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो मेरे पास एक कूलम्स लॉ आएगा, जो कि बहुत डिटेल में आप लेटर डाउन द लाइन हायर क्लासेस में पढ़ोगे, कि आई कैन डायरेक्टली से दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। और फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे और उन्होंने कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आया होगा। वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, पर दिस इज द फॉर्मूला दैट कूलम गेव, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। आपको ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर K क्या है,
के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू होती है जो कि बाद में, अभी आई एम नॉट डिस्कसिंग, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये, है ना। और यहां पे देख सकते हो इस एक्सप्रेशन में दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the expression that Coulomb law stated. अब इस स्टेटमेंट को जरा यूटिलाइज करते हैं एक न्यूमेरिकल के अंदर, सो दैट वी कम टू नो कि हम किस तरीके से इस स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, कीपिंग दिस एक्सप्रेशन, है ना, ऑन दी राइट साइड। सो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, 2 पॉइंट चार्जेस। सो देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। जनरली फिजिक्स के अंदर जब भी हम चार्जेस की बात करते हैं हम उनको पॉइंट चार्जेस मानते हैं, सो दैट उनका जो उस बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है या जो डायमेंशंस हैं दैट आर नॉट इनटू पिक्चर, है ना। 2 छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं। सो देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस। तो हमें ये नहीं बताया कि Q1 Q2 क्या है और उनके बीच की दूरी क्या है, वो भी नहीं बताई, बस ये बताया कि 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह मान लीजिए Q1 एंड Q2 and they are kept at some certain distance, है ना, certain distance, comma a force F, है ना, is exerted between them। तो उनके बीच में फोर्स F exert हो रही है ना। अब वो attractive है या repulsive है ये भी नहीं हमें मालूम क्योंकि हमें साइन नहीं बता रखे। तो let us consider it is a random force F हो रही है बस। So 2 point charges Q1 and Q2 are kept at a certain distance and यहाँ लिख लो, and a force F is exerted between them, full stop। if इस F को हाईलाइट कर लेना, if distance between them is reduced to half, है ना, find new force between them in terms of F। तो हमें F के टर्म्स में बताना है कि उनके बीच में नया फोर्स क्या एग्जिबिट हो रहा होगा। तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है कि पहले ये 2 बॉडीज थी Q1 एंड Q2 और इनके बीच की दूरी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं R। तो बताओ इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, मान लेते हैं इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स, दे आर अपोजिट चार्ज। तो मान लो उनके बीच में जो F फोर्स हो रहा है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट वुड बी K Q1 into Q2 upon R square। दिस इज योर फर्स्ट सिनेरियो। ये वैल्यू F के बराबर है, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, Q1 Q2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमने R जो उनके बीच की डिस्टेंस अज्यूम कर ली है। नाउ व्हाट हैपेंस, है ना, आई एम इरेजिंग दिस नाउ। अब ये जो हमने एक्सप्रेशन लिख पाए हैं वो कूलम्स लॉ के थ्रू लिख पाए हैं। व्हाट हैपेंस नाउ, दिस वाज योर फर्स्ट सिनेरियो, केस 1। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस 2, न्यू सिनेरियो में क्या हुआ, उनके चार्जेस को तो सेम रखा Q1 एंड Q2 बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू दैट हैज हैपेंड। पहले इनके बीच की दूरी R थी, अब इसको पास ले आए, आप दूसरे चार्ज को पास ले आए, और अब बताओ इनके बीच की दूरी कितनी होगी, R/2। कहां लिखा हुआ है, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। अगर उनके बीच की दूरी है, पहले R थी अब R/2 कर दी है, तो बताओ वापस एक कूलम्स लॉ लगाते हैं, व्हाट इज द न्यू फोर्स, F न्यू। ऑब्वियसली पास आने पे खुद ही बताओ, अभी हमने माना है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब Q1 एंड Q2 आर अपोजिट चार्जेस। तो बताओ अपने उन दोनों चार्जेस को पास ले आए तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड आल्सो इंक्रीज, क्योंकि पास लाने पे ज्यादा फोर्स, दूर ले जाने पे कम फोर्स। तो इसी फॉर्मूले को लगाते हैं कूलम्स लॉ को। तो बताओ उनके बीच में जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, K, वो तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो तो हमेशा सेम रहेगा, चार्जेस में कोई फर्क नहीं पड़ा तो Q1 इंटू Q2 भी सेम रहेगा, अपॉन नीचे जो डिस्टेंस R थी वो डिस्टेंस क्या होगी, R/2। तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फ्रॉम हियर if you simplify you will get K Q1 Q2 upon R square by 4, और ये 4 मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, दिस इज 4 K Q1 Q2 upon R square। बताओ ये चीज क्या थी, K Q1 Q2 upon R square क्या है, F। इसका मतलब मेरा F न्यू क्या होगा, F न्यू would be 4 times F, it would be 4 times F। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस कैलकुलेशन ने आपको ये शोकेस किया है कि अगर 2 चार्जेस हैं उनके बीच में F फोर्स लग रही थी और अगर आपने उसकी डिस्टेंस को आधा कर दिया तो फोर्स 4 गुनी हो गई। उसका रीजन है 4 गुनी क्यों हो गई, क्योंकि स्क्वायर का फैक्टर है ना, डिस्टेंस के कम होने से फोर्स स्क्वायर के फैक्टर से बढ़ जाती है। डिस्टेंस के कम होने से स्क्वायर जो डिस्टेंस के कम होने से फोर्स जो है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शन से बढ़ जाती है। तो डिस्टेंस आधी की
तो जो कैलकुलेशन में आधे का स्क्वायर किया वो नीचे 4 आ गया और वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ड्यू टू मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, तो फोर्स 4 गुना हो गई। डिस्टेंस आधी, फोर्स 4 गुना। मान लो अगर हम डिस्टेंस 1/3 कर दी होती, 1/3, तो आपको एकदम से रियलाइज होना चाहिए उनके बीच का जो फोर्स है वो 9 टाइम्स हो जाना चाहिए था। मान लो आप उनके बीच की फोर्स 1/10 कर देते, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1/10 कर देते, तो फोर्स 10 गुना, 10 का स्क्वायर 100 टाइम्स हो जाता। इफ द डिस्टेंस वुड हैव बीन रिड्यूस्ड टू 1/10, the force would have increased by 100 times, 10 का स्क्वायर 100। इज दैट क्लियर? और बाकी अगर आप ऑब्वियसली चार्जेस को भी चेंज कर देते तो अकॉर्डिंगली, मान लो हम इस क्वेश्चन के अंदर ये भी चेंजेस कर सकते थे कि दैट द डिस्टेंस हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाफ एंड वन ऑफ द चार्जेस हैज ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स। तो ऑब्वियसली मान लो Q2 को 2 टाइम्स करते तो यहाँ पर 2Q2 लिख देते, तो वो सारी तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं यू कैन ईजिली अटेम्प्ट if you know the expression of Coulomb law which stated, वापस summarize कर दूं, what did Coulomb state? Coulomb law stated that the force of attraction or repulsion between any two charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. Is that clear? Now before we end the discussion of this part 1, जहां हमने बेसिक चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन देखा है, मेनली चार्जेस को डिस्कस किया है ना, अ मटेरियल, है ना, एवरी मटेरियल बेस्ड ऑन इट्स, है ना, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज कंडक्टर, द अदर इज इंसुलेटर एंड द थर्ड इज सेमी कंडक्टर्स। So you can see on your screen what are conductors. You should be able to identify these 3 words before we move to the next lecture, subsequent lectures. For the first is conductors. Now what are conductors? Conductors metals होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी easily पास हो जाए। Now what do you mean by electricity? We'll see later down the line, लेकिन अभी तक आप रियलाइज कर चुके होंगे कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बारे में हम डिस्कशन अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर में करेंगे। पर अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली हो जाएं तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर। तो यू कैन सी द डेफिनेशन, द सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और कंडक्टर में सबसे ज्यादा है मेटल्स। दूसरे क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट ले लो, सोडियम सॉल्ट ले लो, NaCl ले लो, उसको पानी में मिला दो तो वो आयोनाइज हो जाएगा Na+ और Cl- में। तो क्योंकि आयंस वुड बी प्रेजेंट इन द वाटर, हेंस दैट एक्वस सोल्यूशन वुड बी इजीली बी एबल टू pass electricity. Acids. The second is insulators. Now what are insulators? The substance or material through which electric currents cannot pass through easily are called insulators. उनमें से करंट easily पास नहीं होगा, है ना? We'll see ऐसा क्यों होगा। मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स हैव अ टेंडेंसी, मेटल्स जो कि हमारे कंडक्टर्स हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। वो ना तैयार बैठे होते हैं एक इलेक्ट्रॉन को ना छोड़ने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करना होता है। तो उनका कोई भी एटम, मेटल का कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन एकदम से लूज करने को तैयार होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है मेटल्स में, लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है, जो कि इधर से उधर एक एंड से दूसरे एंड बड़े आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मेटल्स में जब वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ईजी। बट कुछ ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जहां पर इतने फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे ऐसे मटेरियल्स जहां पर जो मटेरियल है, जो एटम्स हैं, उनमें लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? वुड, प्लास्टिक एंड रबर, so they are insulators. And then finally comes semiconductors. Semiconductors मतलब थोड़े से कंडक्शन भी होगा और थोड़ा सा इंसुलेटर भी होगा। So you can see the definition, the substances or material whose electric conductivity depends on the temperature are called semiconductors. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। आगे देखें, at low temperatures they do not conduct electricity. So at low temperature they do not conduct electricity, hence they behave as insulators, while at high temperature they conduct electricity and they hence behave like conductors. तो लो टेम्परेचर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्रीली अवेलेबल नहीं होते उन मटेरियल्स में, तो इसलिए वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। पर जैसे आप उसको हीट करोगे तो आपको मालूम है हीट करने से किसी भी एटम में से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूजली अगर पैक्ड होंगे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण फ्री हो सकते हैं, है ना, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे।
तो जब वो फ्री हो जाएंगे तो एट हाई टेम्परेचर दिस सेम मटेरियल जो कि लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करना कर जाएगा। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। सिलिकॉन इज हाईली यूज्ड इन सोलर कंडक्टर। जब उस पर धूप गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स, वो गर्म हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने लग जाता है, जबकि ऐसे आइडियली अगर सिलिकॉन कहीं रखा हुआ है, सिलिकॉन की शीट, तो इट वुड नॉट बी कंडक्टिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर 1, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर देखा एंड वी हैव सीन, है ना, what is the meaning of charge, what is the meaning of quantization of charge, we have seen what are the properties of charges, we have seen what is Coulomb's law, and towards the end we have seen कि कैसे हम लोग किसी मटेरियल को इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में, है ना, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो हमारा सब्सिक्वेंट लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स ओम्स लॉ। सो आई एंड माय डिस्कशन हियर इटसेल्फ।